अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। जनाब, आज के व्लॉग में 3 से 4 अहम खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो जनाब, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, बजट पेश कर दिया गया है 2025-26 का। आज इस बजट में क्या क्या चीज़ें अनाउंस की गई हैं, कहाँ पर कमी हुई है, कहाँ पर ज़्यादती हुई है, पूरी की पूरी डिटेल्स ब्लॉग के अंदर शामिल होंगी। आगे चल के आपको बताएंगे। और दूसरी खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अता तारड़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कहा है, वो क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कि आगे चलकर जिस तरह से हम बात करें खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो उनका क्या प्लान है, यानी कि हुकूमत का क्या प्लान है। और तीसरी खबर हम ये शेयर करेंगे आपके साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से रिस्पांस किया। उनका क्या रिस्पांस था ये भी आपको बताएंगे। एक और अहम खबर आई है जी, इंडिया से हमसाया मुल्क भारत से, जहां पर एक ट्रेन इंसिडेंट हुआ है। और इस ट्रेन इंसिडेंट के बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बहुत ही मनहूस साबित हो रही है आने वाले दिनों में इंडिया के लिए, कि कभी राफेल गिर रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं और फिर ट्रेन हादसात में भी इजाफा होता जा रहा है। तो ये क्या पूरी खबर है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और खबर आपके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हम शेयर करेंगे कि वो खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या कमेंट करते हुए में नजर आए, तो बड़ी हैरानकुन बात होगी आपके लिए भी। चलिए जी, बाकायदा तौर पर हम आगाज करते हैं आज की वीडियो का। तो बजट आज कौमी असम्बली में वफाकी वजीर खजाना ने पेश कर दिया है 2025-26 का। और इसमें सबसे पहले वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन खरीदारी को टारगेट किया है। जो लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं वो होशियार हो जाएं कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि आप लोगों पर भी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा और उसकी शरह है 18%। 18% सेल्स टैक्स वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन खरीदारी पर आयद कर दिया है इस बजट के अंदर। इसके साथ साथ तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में है रिलीफ की तजवीज़। कितनी रिलीफ की तजवीज़ है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये कहा जा रहा है कि 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए जो तनख्वाह वसूल कर रहे हैं उनको 5% से कम करके अब 2.5% पर हमने टैक्स की शरह को ले आए हैं। 22 लाख रुपए से 15% की बजाय 11% तजवीज़ कर दी गई है टैक्स के नफाज की। और इसके साथ साथ एक और अवामी खबर सोलर पैनल्स के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर धड़ाधड़ सोलर पैनल्स की तनसीब का सिलसिला जारी है, क्योंकि बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो आवाम क्या करें, हम और आप क्या करें, इतनी तनख्वाहें नहीं हैं जितने हम बिजली के बिल भर रहे हैं। तो जनाब, सोलर पैनल के हवाले से भी हुकूमत ने बिलाखिर टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया है। जनाब, ये कहा गया है कि सोलर पैनल की दरामदात पर अब 18% टैक्स आयद होगा। 18% सेल्स टैक्स यहाँ पर भी आयद होगा। 2025 के बजट में शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली की पेंशन की मुद्दत को 10 साल तक महदूद कर दिया गया है। पहले जो फैमिली पेंशन लेती थी, जिनकी गुजर जाते थे कमाने वाले, और वहां से फिर वो पूरी जिंदगी पेंशन वसूल करते रहते थे उस इदारे से, और फिर एक सिलसिला उनके घर का चलता रहता था कि अगर कोई कमाने वाला नहीं है, उनके लिए मसाइल हैं, तो वहां से उनका सिलसिला रुकता नहीं था, उनके लिए परेशानी का सबब नहीं बनता था। लेकिन हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि 10 साल तक इस पेंशन को महदूद कर दिया गया है। सिर्फ आने वाले 10 सालों तक पेंशन वसूल की जा सकेगी उनके पसमानदगान की तरफ से, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह का इंतखाब करना होगा, दोनों चीज़ों में से। और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खूब लताड़ा है हुकूमत को इन तमाम चीज़ों की बात करते हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले तो इस बजट को रिजेक्ट ही कर दिया सिरे से। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, ये क्या बजट पेश करेगी, ये तो खुद जाली मैंडेट की बनी हुई हुकूमत है। और ये जो बजट पेश किया जा रहा है ये भी IMF का बजट है, ये इन्होंने खुद थोड़ी बनाया है। जो IMF ने इनको तजावीज़ दी है और जिस सिलसिले में IMF इनसे कहता है उसके ऊपर ये मिनोअन अमल कर देते हैं। और उसके अंदर गरीब आदमी के लिए कितनी मुश्किल हो रही है सरवाइव करने के लिए, ये इनको नहीं पता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है। और उनका ये कहना था कि इस बजट को हम तस्लीम ही नहीं करते और इस पर हम एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इसके ऊपर टेक लिया। अब देखते हैं कि वाकई वो अवामी हकूक़ के लिए खड़े होते हैं, एहतजाज करते हैं, या फिर अपनी जो उनकी अभी चल रही है तहरीकें, ईद के बाद का जो सिलसिला बताया था जिसके ऊपर खान साहब ने बड़ा स्टैंड लिया हुआ है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसके अंदर क्या वो बजट को भी शामिल करते हैं या इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजेस होती हैं या नहीं होती हैं। दूसरी जानिब जी, मैंने बात की थी अता तारड़ के हवाले से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं
کہ پی ٹی آئی تو پاکستان تحریک انصاف تو وہ جماعت ہے جو شرطیں لگاتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان کا کچھ نہیں بچے گا. اور یہ پاکستان تحریک انصاف جو شرطیں لگاتی تھی, جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو خود یہ ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچا کے گئے تھے. جو انہوں نے معاہدے کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ ہمارے لیے نقصان کے اندر تھے, اور ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے اور دیوالیہ سے بچایا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب تو وہ انسان ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو, عوام کو ریلیف دینے کی ہمیشہ بات کی ہے, اور جب سے ہم آئے ہیں, ہماری حکومت آئی ہے, تو ہم نے مہنگائی میں کمی کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی پی گروتھ, مجموعی ترقی, اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں ایک مضبوط معیشت بن کر ابھرے گا, اس کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ ایف اے ٹی ایف کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ وہاں سے بھی پاکستان کو ہم نے گرے لسٹ سے نکالا ہے, تو یہ بھی ہماری ایفرٹ ہے, یہ بھی ہمارا کریڈٹ ہے. عطا تارڑ صاحب کی گفتگو بھی ہو گئی. تو اپنی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. انڈیا کے اندر جو ٹرین انسیڈنٹ ہوا ہے, پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بنیان مرصوص کے اندر ان کے رافائل گرے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 30 دنوں کے اندر ان کے 4 ہیلی کاپٹرز گرے. اب ٹرین حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ خبر جو آئی ہے, ممبئی جا رہی تھی یہ ٹرین جناب, جو حادثے کا شکار ہوئی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ مسافر, اوور لوڈنگ کی وجہ سے, بہت زیادہ مسافروں کے ہونے کی وجہ سے اس ٹرین کو حادثہ پیش آیا ہے, اور ٹرین کے اوپر سے کچھ لوگ گر کر جاں بحق ہو گئے ہیں. اوپر بھی, باہر بھی, اور سائڈز پر بھی لوگ ہی بھرے ہوئے تھے, اور وہ لٹک کر سفر کر رہے تھے. جناب یہ جو ٹرین کی حالات ہیں اس وقت انڈیا کے اندر, جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو اتنی مضبوط معیشت ہے, جو کہہ رہا ہے کہ بڑی سیکولر ریاست ہے, جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بہت مضبوط ملک ہے, بہت آگے جائے گا, اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے, پاکستان کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ختم کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے, اور اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتا ہے, اس کے اپنے ملک کا یہ حال ہے کہ وہاں پر حادثات رکنے کا نام نہیں لے رہے. کیا کام کیا آپ نے؟ اتنی مضبوط معیشت ہیں آپ, تو آپ کی اپنی ٹرینوں کا حال تو یہ ہے. تو یہ آپ چوتھی بڑی معیشت کیسے ہو گئے دنیا کی؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے. صحت کو دیکھ لو, تعلیم کو دیکھ لو, آپ ٹرینوں کا ٹرانسپورٹیشن کو دیکھ لو, اس پورے سسٹم کو دیکھ لو. تو مودی سرکار سے یہ سوال ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا سارا فوکس صرف پاکستان کے اوپر ہے. تو برائے کرم اپنے ملک کے اندر دھیان دیں, اپنے لوگوں پر دھیان دیں, اپنے جہازوں پر, اپنے ٹرینوں پر, اپنے ہیلی کاپٹرز پر دھیان دیں. ہمارے ملک کے اندر ناک گھسیٹنا اپنی بند کریں, اور اپنے مسائل پر توجہ دیں, اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں. بڑی بڑی اسپیچز کرتے ہیں آپ سینہ تان کر, لیکن آپ ہیں ہی کم ظرف, آپ ہیں ہی چھوٹی ذہنیت کے مالک, اور آپ نے پورے کی پوری جو آپ کے ملک ہے نا, اس کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے انٹرنیشنلی. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جناب. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پراؤڈ مسلم ہیں, ہمارا مسلم کنٹری ہے, ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے, لیکن یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی اقلیت جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, اس کو مذہب کی بنیاد پر ٹریٹ نہ کیا جائے, اور نہ ہی ایسے لوگوں کو پنپنے دیتے ہیں ہم جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, کسی اقلیت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان کے لیے کسی قسم کا خطرہ بنتے ہیں. ہمارا قانون, ہمارے لاز, ہماری عدلیہ اس چیز کو ڈسکریج کرتی ہے, اور ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے. اکراس دا بورڈ ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر تمام لوگ برابر ہیں, اور اسلام خود ہمیں برابری کا درس دیتا ہے نا. ہمارا تو مذہب اس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے. جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا دوں, تو یہاں پر چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں, اکا دکا جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پاکستان اس کے حوالے سے مکمل طور پر ذمہ داری لیتے ہوئے ان کی انکوائری کرتا ہے, اور جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے. لیکن اس کا الٹ ہو رہا ہے بھارت کے اندر, جہاں پر سیکولرزم کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن خود انڈین آرمی چیف پنڈت کے پاس جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کے وہ تصاویر بنواتے ہیں, اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں, اور پھر آرمی چیف کو کہتے ہیں ایک پنڈت کہ پاکستانی کشمیر چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کہ آپ انڈین آرمی چیف ہے نا, تو ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی کشمیر چاہیے. یہ ان کا تھاٹ ہے, یہ ان کا نظریہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے. وہ اس کے اوپر چلتے ہیں. قبضہ کر لو, آپ لے لو کسی کا حق, غصب کر لو حق. تو یہ حالات ہیں. لیکن جس طرح سے مذہبی ٹچ دیا جا رہا ہے,
तो मैं आपको ये बता दूं कि माजी में भी तो ये लोग जाते होंगे ना मंदिरों में पंडितों के पास, तब तो तस्वीर अपलोड नहीं की जाती थी, तो अभी क्यों तस्वीर अपलोड की जा रही हैं? तो इसकी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि इन दिनों इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बुरी तरह से इनको हजीमत हुई है, शर्मिंदगी हुई है दुनिया भर में। तो अब ये उसको छुपाने के लिए, फेस सेविंग के लिए, लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्टें डालकर अपनी हुब्बुल वतनी का शायद कोई सबूत दे रहे हैं या मज़हब के साथ अपना कोई लगाव शो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में इस वक्त हो रही हैं। तो इंडिया की अपडेट हम किस तरह से भूल सकते हैं। और इसके साथ साथ लास्टली जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी थी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, कि खान साहब की रिहाई के हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो बिलावल साहब फरमाते हैं कि अगर अदालतें समझती हैं कि खान साहब को रिहा कर देना चाहिए तो फिर उनको मैं सपोर्ट करूंगा उनकी रिहाई के ऊपर। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मैंने रिहाई का अभी तक नहीं सुना, अगर ये सच है तो फिर ये कानूनी अमल का हिस्सा है और मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि खान साहब की रिहाई होने जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि देखिए ये स्पेकुलेशंस हैं, ये खबरें हैं, तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि हाँ मैं सपोर्ट करूंगा खान साहब को, अगर उनकी रिहाई हो रही है अदालतों के थ्रू, कानून के मुताबिक उनके मुकदमात खत्म हो रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, हम आज़ाद अदलिया को सपोर्ट करते हैं। तो अगर खान साहब रिहा हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने सुना नहीं है इस तरह की खबर, आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये बिलावल साहब का स्टेटमेंट था। जनाब ये थी आज की खबरें। इस हवाले से आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।